हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्लास 12th का फिजिक्स लेसन 2 चल रहा है, ठीक है। और हम और धनंजय सर दोनों साथ में आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ताकि दो टीचर का कॉन्सेप्ट मिले और आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हमारा विद्युत विभव और धारिता क्लास 12th लेसन 2 हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि एक लेसन ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आज के टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युतीय बल। ये क्या है और किस तरह से ये कार्य करता है और इसके लिए क्या क्या व्यंजक प्राप्त होंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युतीय बल। तो हमने इसके लिए डेफिनेशन लिखा है, आपको मैं अच्छे से आज समझाने वाला हूँ, समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इसके बारे में हम कहेंगे कि जब किसी आवेश को, जब किसी चार्ज को एक समान विद्युतीय क्षेत्र जहाँ चार्ज जो है वो बिल्कुल गति में रहता है, विद्यमान रहता है। तो हमने कहा जब किसी आवेशों को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेशों पर एक बल लगता है, ठीक है। जैसे अगर मानकर चलिए किसी चार्ज को हम कहाँ रखेंगे, एक ऐसे क्षेत्र में जो जहाँ विद्युत हो, यानी विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा इसके ऊपर विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेशों पर एक बल लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, जिसे विद्युतीय बल कहा जाता है, ठीक है। सिंपल है कि अगर हम चार्ज को विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा चार्ज पे एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को कहेंगे विद्युतीय बल, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद हमने कहा कि अगर आवेश धनात्मक हो, ठीक है, एक पॉजिटिव हो, ठीक है, अगर व्हेन द चार्ज इज ऑन पॉजिटिव, अगर आवेश धनात्मक हो तो विद्युतीय बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। यानी अगर चार्ज पॉजिटिव हो, मैं फिगर में अच्छे से समझाऊंगा, अगर आवेश धनात्मक हो तो विद्युतीय बल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसका जो डायरेक्शन होगा वो किस दिशा की ओर होगा? विद्युतीय क्षेत्र की ओर होगा। ये जो है ना, ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर माना जाए तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। एक नंबर का एग्जाम में पूछेगा कि अगर आवेश व्हेन द चार्ज इज ऑन पॉजिटिव, अगर आवेश पॉजिटिव हो तो विद्युतीय बल की दिशा किस ओर होगी? तो कहेंगे अगर आवेश धनात्मक हो तो विद्युतीय बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा की ओर होगी। लेकिन अगर आवेश ऋणात्मक हो, व्हेन द चार्ज ऑन निगेटिव, ठीक है, अगर आवेश ऋणात्मक हो तो विद्युतीय बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। तो अगर ये हमने ई वेक्टर लिया, ठीक है, ये हमने ई वेक्टर लिया, विद्युतीय बल, पहले इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। जैसे इसमें पॉजिटिव बल है, एक निगेटिव बल होगा, ठीक है। जैसे पहले इसको समझा देते हैं। जैसे ये हमारा जो ई है इसको हमने रखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने किस चीज़ से डिनोट किया? ई वेक्टर से डिनोट किया, ठीक है। तो ई वेक्टर किस ओर गमन कर रहा है? मानकर चलिए कि इस दिशा की ओर है, ठीक है। और इस पे जो चार्ज लग रहा है, ठीक है, ये जो चार्ज लग रहा है ये कौन सा चार्ज है जी? पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने कहा कि जब अगर आवेश धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो विद्युतीय बल की दिशा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में होगी। तो देखिए विद्युतीय बल की दिशा और विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ये दोनों किस ओर है? एक ही ओर है। व्हेन जो क्यू चार्ज जो है, ये क्यू जो है ये कैसा है? ये पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव रहेगा, अगर आवेश धनात्मक हो तो विद्युतीय बल की दिशा और विद्युतीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक दिशा की हो, या कहिए दोनों एक ही ओर होगा। तो इससे ये क्लियर हो गया। यानी हम एक फॉर्मूला बनाएंगे कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, और ये क्यू कब? क्यू पॉजिटिव, क्यू इंटू एफ वेक्टर, ठीक है। एक फॉर्मूला बना, यानी परिणामी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एफ बराबर क्यू इंटू ई या क्यू ई, ठीक है। ये किससे बना कि जब आवेश धनात्मक हो तो विद्युतीय बल की दिशा और विद्युतीय क्षेत्र की दिशा दोनों समान होगा, ठीक है। ये छोटा सा फिगर समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, जब जो है ना, जब आवेश नेगेटिव हो, चार्ज क्या हो जी? नेगेटिव हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चार्ज जो हो वो हमारा पॉजिटिव ना हो बाबू, नेगेटिव हो, ठीक है। तो ई वेक्टर, ये ई वेक्टर हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। यफ जो हो गया वो परिणामी विद्युतीय बल का परिमाण हो गया,
क्यू आपको पता है आवेश होता है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, और ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस ओर है, ठीक है। और हमने कहा कि जब चार्ज कौन सा होगा जी, निगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए चार्ज पॉजिटिव ना होकर चार्ज निगेटिव हो गया, तो विद्युतीय बल की दिशा जो होगा वो जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये जो उधर था ये प्लस क्यू आए था, यानी यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बनाएंगे परिणामी एफ वेक्टर बराबर, यहाँ पर प्लस नहीं होकर माइनस क्यू ई, ठीक है। और जहाँ पर आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि एफ हमारा विद्युत बल का परिमाण होगा, क्यू हमारा आवेश चार्ज होगा, और ई जो होगा वो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। और इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसके बारे में तो हमने पढ़ा था 2 लेसन में, धनंजय सर ने भी इसके बारे में आपको डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, कहने का अर्थ हुआ कि 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो इसके बारे में हमने पढ़ा दिया था कि 2 आवेशों के निकाय के बीच की स्थितिज ऊर्जा अगर ज्ञात करनी हो तो ये 2 बिंदु है Q1 Q2 आवेश हैं और R दूरी पर स्थित है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे भी, Q इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R, ठीक है। अगर आर दूरी पर है ना तो बटे आर हो जाएगा। टॉपिक हमारा है कि 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जब चार्ज जो है वो 2 नहीं 3 हो, 3 आवेश हो, तो उसके निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे अच्छे से आपको समझाते हैं डेरिवेट करके, एकदम क्लियर करके। मानकर चलिए, ठीक है, कि 3 निकाय है तो इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक है। 3 निकाय है, इस तरह का फिगर बनेगा ABC, ठीक है। और मानकर चलिए कि इस पर Q1, इस पर Q2 और इस पर Q3 चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। और उसके साथ जो है ये R1 दूरी पर, ये R2 दूरी पर और ये R3 दूरी पर स्थित है, ठीक है। जैसा कि फिगर में मैंने देखिए अच्छे से बनाया है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए। ये फिगर आपको दिख रहा है, ये U1 पहली स्थितिज ऊर्जा, ये U2 पहली दूसरी, ये U3, इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट करनी है, तो आप इस फिगर से समझो कि ABC 3 बिंदु है, जिस पर पहला पर आवेश Q1 है, दूसरे पर आवेश Q2 है, तीसरे पर आवेश Q3 है। AB जो है वो R दूरी पर है, R1 दूरी पर, BC जो है वो R2 दूरी पर है, और AC जो है वो R3 दूरी पर है, ठीक है। तो हम पहले कहेंगे कि AB पर स्थितिज ऊर्जा, अगर स्थितिज ऊर्जा को हम U1 से डिनोट कर दें, ठीक है। AB के लिए स्थितिज ऊर्जा जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है U1 U2 U3, ठीक है। तो इसको अगर हम UN से डिनोट कर दें तो फॉर्मूला आपको पता है कि U बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q1, या कहिए Q1 इंटू Q2, सॉरी Q1 इंटू Q2 बटे R, ठीक है। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा था। अब देखिए, तो U1 यानी इसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, AB के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो UN इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 जो है इंटू Q1 इंटू यहाँ पर चार्ज क्या है Q2 है, इंटू Q2, और ये कितनी दूरी पर है जी, R1 दूरी पर है, तो ये UN के लिए निकल गया, ठीक है। अब U2 यानी किसके लिए, ये AB के लिए हो गया ना जी, UN यानी ये किसके लिए निकला, AB के लिए स्थितिज ऊर्जा ये निकला। अब AB के बाद BC के लिए निकालते हैं, BC के लिए स्थितिज ऊर्जा यानी U2 बराबर सेम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R1। तो देखिए यहाँ पर कुछ चेंज हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 क्या है जी, ये Q1 ना लिखकर हमको Q2 लिखना है, क्योंकि हमें BC का चाहिए। तो BC में पहला Q1 क्या है, ये Q2 है ना, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, हालांकि मुझे यहीं पे कर देना चाहिए Q2, और ये कहाँ तक जाएगा इंटू, सॉरी Q3 अब बटे R1 नहीं, ये क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, यानी ये BC के लिए निकल गया, BC के लिए निकल गया। अब AC के लिए इस पे डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग, ठीक है। AC के लिए स्थितिज ऊर्जा, तो AC के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 होगा इंटू Q3 बटे RQ, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, टोटल। तो U बराबर लिखेंगे फॉर्मूला, सबको आपस में जोड़ देंगे U1 या कहिए U2
प्लस U3, ये हमारा U2 हो गया, ये U3 हो गया, या सीधे सीधे कहिए कि U बराबर AB निकला था पहले प्लस BC प्लस CA, ठीक है, AC कहिए या CA कहिए। चलिए तो सबको आपस में जोड़ते हैं। अब देखिए हम U बराबर ही लिखेंगे, इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2/R1, प्लस का चार्ज लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब जो BC की वैल्यू है BC की वैल्यू है ना जी, ये हो गया Q2, इसको करेंगे इंटू Q3/R², ठीक है, मतलब R2 कहेंगे। तीसरा जो AC की वैल्यू है, AC की वैल्यू कौन है, ये वाला AC की वैल्यू है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट आपको जो मैं समझा रहा हूँ। AC बराबर कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q3/R3, ठीक है। तो देखिए इसमें तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये कॉमन है जी, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। अब ये बचा Q1 इंटू Q2/R1 प्लस Q2 इंटू Q3/R2 प्लस Q1 इंटू Q3/R3, ठीक है। देखिए यही शायद बन के आया होगा हमारा 1/4 पाई Q1, देखिए ये हमारा निकल गया ना 1/4 पाई Q1 इंटू Q2/R2, ये मैंने मान अलग अलग रखा था बिल्कुल, तो ये हमारा निकल गया, और ये हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा U की वैल्यू ये हमारा निकल के आया। आई होप कि आपको ये बिल्कुल मैंने अच्छे से समझाया होगा। क्लियर है यहाँ तक? एक बार बताएंगे सब लोग, ठीक है, क्योंकि आपने तो ये फॉर्मूला पहले ही पढ़ा था ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2/R, ठीक है, R दूरी पर रहता है, तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से, ठीक है। ये क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है, इसको देखिए थोड़ा सा, ये चीज़ जो ऊपर मैंने पढ़ाया था ना उसका थोड़ा सा बचा हुआ एरिया है। कहा गया अगर दो आवेशों के निकाय में, अगर दो आवेशों के निकाय में दोनों आवेशों या दोनों आवेश समान आवेश हो, स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक और दोनों आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको कवर जरूर करिएगा, ठीक है, आप लिखना जरूर अपनी कॉपी में। हमने बताया कि अगर दो आवेशों के निकाय में दोनों आवेश जो है वो समान हो, दो आवेश का अगर निकाय हो उसमें दोनों चार्ज जो है दोनों आवेश बिल्कुल इक्वल हो, तो स्थितिज ऊर्जा यानी यू का मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और दोनों आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल नहीं लगेगा, प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे को आपस मतलब दूर करेंगे दोनों के बीच, ठीक है। सिंपल है, अगर दो आवेशों के निकाय में दोनों आवेश समान आवेश हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान पॉजिटिव होगा और दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसके जस्ट अपोजिट ये दूसरा जो लाइन है, इसमें हमारा कहना है कि अगर दो आवेशों के निकाय दोनों आवेशों के बीच असमान आवेश हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक यानी निगेटिव होगा और दोनों आवेशों के बीच आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जी। ये दो लाइन लिख लो कहीं पे, अगर आपको दिमाग में नहीं जा रहा है तो, ठीक है, लिख लो, इसको रट लो, अच्छे से समझ लो। हालांकि मैंने समझा दिया कि अगर आवेश समान हो तो स्थितिज ऊर्जा U जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, मतलब अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर आवेश का निकाय असमान हो तो ऋणात्मक, और कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण पावर लगेगा। क्लियर है? चलिए एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, एकदम छोटा सा है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, जिसको विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मतलब आपने सुना होगा कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये एक अच्छा सा लाइन है, बिल्कुल आप इसको रट सकते हो कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। लेकिन ये जो यहाँ पर लिखा हुआ इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश, मतलब किसी एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य लगता है, ठीक है, या जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। समझिए इस चीज को, एकांक परीक्षण आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, और विभवांतर को जो है, जैसे देखिए ये जो है VA है, ये VB है। ठीक है, और बीच का जो इन दोनों के बीच के दूरी को जो है ये शायद WAP, इसको ये होगा एकांक परीक्षण आवेश, यही है आई थिंक मेरे हिसाब से, एकांक परीक्षण आवेश यही है। तो विभवांतर बराबर एक फॉर्मूला बन जाएगा VB माइनस VA। ठीक है, यानी दो बिंदु के बीच का अंतर, और ये Q जो है वो हमारा चार्ज हो जाएगा आवेश, यानी ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा कि WAB बाई Q हमारा चार्ज हो जाएगा आवेश। ठीक है, ये छोटा सा एरिया था, कवर कर लीजिएगा। ये देखते हैं, थोड़ा सा करें, इसमें रटने वाला टॉपिक ज़्यादा है आई थिंक मेरे हिसाब से, देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा चला जाएगा फिर, ये रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे इसको।